बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इहसान। आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड केमिकल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ मोल्स को पढ़ा था, आप लोग उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज हम केमिकल इक्वेशंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उनकी पहचान कर लेंगे और उसके फायदे भी, उसकी एप्लीकेशन पर भी बात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं केमिकल इक्वेशंस की तरफ कि केमिकल इक्वेशन है क्या चीज। अगर हम एक केमिकल रिएक्शंस को उनके सिंबल और उनके फार्मूले से जाहिर कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। दे उनकी डेफिनेशन ये है, द केमिकल reactions which are represented by its symbol and by formula of a substance या reagent। अगर हम किसी भी रिएक्शंस को उनके सिंबल्स के साथ और उसके अंदर जो रिएजेंट्स होते हैं, जो केमिकल स्पीशीज होते हैं, उनसे उनको जाहिर कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। सो केमिकल इक्वेशंस में दो चीज याद आ जाती है जब हम उसको लिख देते हैं। लिखने में उसके दो तरीके हैं। एक जो है वहां पर हम केमिकल स्पीशीज मतलब हमारे साथ में केमिकल स्पीशीज है, वो एक एटम होता है या फिर आयंस की सूरत में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल की सूरत में भी हो सकता है। उनको उनके फार्मूला के साथ, और दूसरा जो हिस्सा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसमें हम इसको प्लस माइनस और एरो के साथ हम इसको जाहिर कर देते हैं। तो आइए चलते हैं उसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ आयरन जब वो रिएक्ट होता है 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ, तो ये हमारे साथ बना देता है आयरन सल्फाइड। 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि मोल्स की पहचान ये है कि किसी भी सब्सटेंस से पहले हम उसकी कोएफिशिएंट को चेक कर लेंगे कि वहां पर उसका कोएफिशिएंट्स में कौन सी वैल्यूज है, कौन, तो वही उसका क्या जाहिर कर लेगा, वही उसकी मोल्स की तादाद होगी। तो इधर उसके कोएफिशिएंट में कोई भी वैल्यूज नहीं है जो ऑलरेडी वो 1 मोल के बराबर है। इसी तरीके से सल्फर के साथ में उसके कोएफिशिएंट में कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब वो 1 मोल के बराबर है। और ये आयरन सल्फाइड ये भी 1 मोल के बराबर है। तो उसका पढ़ने का तरीका ये है कि if 1 mole of iron will react with 1 mole of sulfur, they will produce 1 mole of iron sulfide। दूसरा उसका पढ़ने का तरीका ये है कि उसको इन द मास से हम पढ़ सकते हैं। मास में हम यूं लिखेंगे कि उसका आयरन का मोलर मास है 56 ग्राम। इसी तरीके से सल्फर का जो मोलर मास है वो है 32 ग्राम। जब ये दोनों एग्जैक्टली आपस में मिल जाए, सारा रिएक्टेंट जो होता है वो प्राइमरी में शिफ्ट हो जाए, तो वो हमारे साथ 88 ग्राम मास जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो एक केमिकल रिएक्शंस के पढ़ने के मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं और उसको हम मोल्स की सूरत में भी पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और मास की सूरत में भी पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम पार्टिकल की सूरत में भी लिख भी सकते हैं और साथ ही पढ़ भी सकते हैं।
तो जो मोल्स है वो तो बुनियादी यूनिट है, एसआई यूनिट है कंसंट्रेशन की। वो मोल की सूरत में हम ज्यादातर एक केमिकल रिएक्शंस को लिख भी देते हैं और पढ़ भी देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे साथ एक दूसरा एग्जांपल ले लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट अप कर ले तो ये आप लोग के साथ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हमें देगा। कैल्शियम कार्बोनेट वो भी 1 मोल है, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट में हासिल होते हैं वो भी 1 मोल्स के हैं। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रोडक्ट जो है उसका वो भी 1 मोल्स के बराबर है। कैल्शियम कार्बोनेट उसका मास जो है वो तकरीबन 100 के बराबर है। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है। तो हमारे साथ यहाँ पर 3 एटम्स है ऑक्सीजन की, तो उसके मोलर मास जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 ग्राम पर मोल बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड उसका मास बनेगा हमारे साथ 40 प्लस 60, तो हमारे साथ ये बनता है 56 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो हमारे साथ 44 ग्राम। अगर आप लोग यहाँ पर देखें पहले रिएक्शन में भी और दूसरे रिएक्शन में भी, यहाँ पर उसके रिएक्टेंट में अगर आप लोग देख ले तो उसकी मास जो है वो तकरीबन 88 है। 88 कौन सा आ जाता है पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट के बाद। और प्रोडक्ट में भी उसका मास जो है हमारे साथ 88 बनती है। और दूसरे एग्जांपल में भी हमारे साथ आल रिएक्टेंट का मास जो है वो 100 ग्राम है और प्रोडक्ट में जो मास हमारे साथ बनती है वो भी 100 ग्राम बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन हमारे साथ क्या है, बैलेंस है, ना एक्स्ट्रा मास बना है और ना वो प्रोडक्ट में उसकी कमी आई है। तो ये एक लॉ को फॉलो कर देते हैं, वो एक लॉ कहते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मैटर। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई भी मास न पैदा होता है और न ही फना किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed during chemical reaction। इसका मतलब ये है कि जितना मास आपने रिएक्टेंट्स में ले लिया है, अगर वो रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उतनी ही मास हमारे साथ प्रोडक्ट्स में भी बनेगा। जब आप लोगों के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मास सेम हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ एक बैलेंस इक्वेशन बनते हैं, बैलेंस रिएक्शन आप लोगों के साथ पारा होते हैं। तो बैलेंस रिएक्शंस को मालूम करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हम रिएक्टेंट में हमारे साथ जो रिएक्टेंट्स में जो कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोडक्ट्स में हमें मुकम्मल तौर पर हासिल हो। इट मींस कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में 100% क्या हो, कन्वर्ट हो। सपोज अगर रिएक्टेंट्स में हमारा जो एक पहला एग्जांपल दे दिया कि उसमें रिएक्टेंट्स का मास 88 है, प्रोडक्ट्स में वही 88 हासिल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। और यहाँ पर सारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों से पिक्चर ले ले, स्क्रीन पर करते हैं। नेक्स्ट एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी मालूम कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस
स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होता है? बेसिकली इट इज द क्वांटिटी of reactant and products in a balanced chemical reaction. एक balanced chemical reactions में reactant और products की जो quantity होता है इसको हम stoichiometric calculations कहते हैं. So हम stoichiometric calculation जब भी किसी भी chemical reactions का मालूम कर देते हैं तो कुछ steps कुछ रूल देते हैं हम इसको मालूम कर सकते हैं. ये रूल्स हम अगर फॉलो कर ले, अगर ये स्टेप अगर हम फॉलो कर लेंगे तो हम इसको इजीली मालूम कर सकते हैं. सो स्टेप वन ये है कि हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस को लिखना होगा. राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. दूसरा स्टेप उसका ये है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स है आप लोग को उसका मास अगर गिवन है तो उसको आप लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. The mass can be converted into its moles. मोल्स में हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे? तीसरा स्टेप उसका ये है कि जो मास आप लोगों को गिवन होता है उसको आप लोग उनके उसी सब्सटेंस के मोलर मास पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के साथ वो मोल में कन्वर्ट होगा. तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास में अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास डिवाइड करेंगे तो आप लोग से क्या हासिल होगा? मोल्स हासिल होगा. इसी तरीके से अगर आप लोग कहें कि मोल्स आप लोग को गिवन है और रिएक्टेंट साइड के या प्रोडक्ट साइड में कहता है कि उसको मास में कन्वर्ट कर लें. सो मोल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. किस तरह कि उसको मोल्स आप लोग गिवन होगा मल्टीप्लाइड बाय उसी ही सब्सटेंस का मोलर मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें. इन स्टेप्स को हम फॉलो कर लेंगे जिसके नतीजे में आप लोग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस मालूम कर सकते हैं. तो हमारे साथ 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन उसके बनते हैं. पहला जो कन्वर्जन है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में वो है मास कन्वर्जन. 4 किस्म के कन्वर्जन हमारे साथ बनते हैं. दूसरा है मोल कन्वर्जन और तीसरा है हमारे साथ मोल मास कन्वर्जन और चौथा हमारे साथ बनेगा मोल वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस कन्वर्जन. तो उसको हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे. तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स वगैरह में रिप्लाई दे दें और इंशाल्लाह आप लोग उनके जो सूटेबल आंसर होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा. इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर लें.